वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये वीडियो स्पेशली जो है ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को एक बार में जो है वो वन गो में समझना चाहते हैं। तो उसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो जो है वो मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है यूट्यूब चैनल मेरा जो डॉक्टर सितेंद्र मलिक है वो अगर आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को यदि हम स्टार्ट करें तो देखिए बहुत सारे इसके 6-7 पार्ट में जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है, लेकिन फिर भी इसको कंपाइल्ड वे में समझने के लिए यानी एक बार में यदि हम ये समझें कि रिमोट सेंसिंग होती क्या है और इसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या होते हैं तो उसको देखने के लिए देखिए यदि बात जो है वो करी जाए तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली इसकी शुरुआत मानी जाती है कि स्पुतनिक 1 जो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 1958 में, और उसके बाद एक्सप्लोरर 1 1959 में लॉन्च किया गया था। तो इसकी लॉन्चिंग के साथ हम जो अभी तक यानी इस समय तक 1958 तक केवल हवा में जाके एरियल जो फोटोग्राफ थे उनको लेते थे, लेकिन अब हमारा जो दायरा था वो दायरा काफ़ी विस्तृत हो गया था और उसके विस्तार की बदौलत हम अब स्पेस में थे। तो एरियल फोटोग्राफी तो वो फोटोग्राफी था, रिमोट सेंसिंग का वो पार्ट था जिस पार्ट में हम हवा में जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। लेकिन यदि इसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम यदि स्पेस में हों तो उसको क्या नाम दिया जाए, इसी बात के ऊपर काफ़ी एक मैराथन जो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस है वो चला। और लास्ट में जो है विलो रन लेबोरेटरी की यदि बात करी जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ये लेबोरेटरी थी। तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ नावल रिसर्च जो यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बहुत सारे सिंपोजिया और सेमिनार कंडक्ट किए गए, और वहाँ पे लास्ट में जो चीज़ निकल कर आई वो निकल कर आई कि जब हम हवा में ना रह के स्पेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा प्रोसेस रहेगा इस प्रोसेस को जो नाम दिया जाएगा वो नाम इसको रिमोट सेंसिंग दे दिया जाता है। रिमोट सेंसिंग मीन्स हम सेंस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और रिमोट का मतलब उसमें है एक डिस्टेंस के साथ, यानी जब एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और स्पेस में जाकर जब हम अर्थ सरफेस से संबंधित जो जानकारी है उसको कलेक्ट करते हैं तो ऐसी जो हमारा प्रोसेस है, ऐसी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रिमोट सेंसिंग का नाम यहाँ पर 1960 में विलोरन लेबोरेटरी के द्वारा असाइन किया गया था। तो ये रिमोट सेंसिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है यदि इसको हम समझें तो ये 7 स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें पहली जो स्टेज है वो एनर्जी सोर्स की है, यानी एनर्जी की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होती है और इस रिमोट सेंसिंग के लिए भी वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो पहला इसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास सूर्य के रूप में अवेलेबल है, जहाँ से 99.9% जो एनर्जी है अर्थ सरफेस पे जो रिक्वायर्ड है ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो हम रिसीव करते हैं। दूसरा, ये एनर्जी जब सन से ट्रेवल करती है और अर्थ सरफेस पर पहुंचती है तो अर्थ के चारों तरफ जो एक बहुत बड़ा गैस का जो आवरण पाया जाता है, एनविलोप ऑफ गैसेज, जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, वहाँ से ये एनर्जी इंटरेक्ट करती है। और हीट बजट में जैसा कि हमने पढ़ा है कि लगभग 51% जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा इन्फ्लुएंस कर दी जाती है और 49% जो एनर्जी है वो अर्थ सरफेस रिसीव करता है। तो इसकी सेकंड स्टेज डील करती है बेसिकली उन सभी प्रोसेसेस के साथ जो वायुमंडल में जब ये एनर्जी प्रवेश करती है और पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है तो इसके साथ कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, वो एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के बारे में बात करती है। तीसरी स्टेज की यदि बात करी जाए तो अर्थ सरफेस पे जब ये एनर्जी पहुंच जाती है तो हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत सारे फीचर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं और सोयल है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ सरफेस के जो फीचर्स हैं उसके साथ ही एनर्जी इंटरेक्ट करती है और इसका इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर इसकी
थर्ड स्टेज में स्टडी किया जाता है। फोर्थ स्टेज में यदि हम बात करें तो ये एनर्जी अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस वायुमंडल से होकर गुजरती है और हमारे सेंसर तक पहुंचती है, तो वो सेंसर जिस एनर्जी को रिकॉर्ड करता है उसका रिकॉर्डिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो इसकी फोर्थ स्टेज आती है। और फिफ्थ स्टेज में हम डील करते हैं कि किस प्रकार से वो रिकॉर्डेड एनर्जी सेंसर्स के द्वारा अर्थ सरफेस पे ट्रांसमिट करी जाती है। अर्थ सरफेस पे हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, जैसे इंडिया के केस में नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है वो इस काम को एग्जीक्यूट करती है, और फिर उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है इसकी फिफ्थ स्टेज होती है। सिक्स स्टेज की यदि बात करी जाए तो वो एनर्जी जो रिकॉर्ड करी सेंसर ने, ट्रांसमिट करी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जब उस एनर्जी को एक्वायर कर रिकॉर्ड कर लेता है, तो रिकॉर्डिंग के बाद प्रोसेस करके जब उसको एक सैटेलाइट इमेजरी का फॉर्म दे देता है, तो उस इमेजरी से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसकी छठी स्टेज में होती है। और सातवीं स्टेज में वो जो हमने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया, वो जो जानकारी एकत्र करी, उस जानकारी को हम अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किस प्रकार से, यानी फॉरेस्ट रिसोर्स पे काम करने वाले लोग, वाटर रिसोर्स पे काम करने वाले, अर्बन एरिया पे काम करने वाले, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और मैप करने वाले लोग किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, वो इसकी सेवंथ स्टेज आती है, जिसको हम एप्लीकेशन स्टेज का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इस प्रोसेस को एक डायनेमिक वे में समझने का प्रयास करें तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन है, और सन से निकलने वाली ये एनर्जी पहुंचती है, और यहाँ पर ए जो प्रोसेस है, यहाँ पर इस एनर्जी का इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। उसके बाद जब अर्थ सरफेस पे ये एनर्जी पहुंच जाती है, तो अर्थ सरफेस से ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करी जाती है उन ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका भौतिक और जो रासायनिक जो उनका कंपोजिशन होता है, वो कंपोजिशन किस प्रकार से एनर्जी को प्रभावित करता है। जो अलग अलग पूरा एक स्पेक्ट्रम जो सूर्य से हमें मिलता है, उस स्पेक्ट्रम के किस हिस्से में कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी मात्रा में एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी जब पहुंचती है हमारे सैटेलाइट के पास, तो वो सैटेलाइट उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को, यानी वो जो ट्रांसमिशन हुआ था एनर्जी का, उस ट्रांसमिटेड एनर्जी को, जिसको हम रिफ्लेक्टेंस कहते हैं, उसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको एक नंबर असाइन करता है, जिसको हम इसके रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में थोड़ा डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो एक नंबर असाइन होने के बाद ये एनर्जी जब अर्थ सरफेस पे जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है। वहाँ पर जो पूरा का पूरी प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग यूनिट है वो उस एनर्जी को रिकॉर्ड करती है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक सैटेलाइट इमेज की जो फॉर्म है वो दे देती है, और ये सैटेलाइट इमेज को बाद में फिर एक्सपर्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, इससे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मैप के रूप में या एक रिपोर्ट के रूप में जो है ये सारा का सारी इंफॉर्मेशन होती है, और बाद में फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं, और उस जानकारी को उसके आधार पर जो उनकी पॉलिसी होती हैं उन पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो पहली स्टेज की यदि हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, ऑब्वियसली सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं जो अपना एनर्जी जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, और उसी प्रोड्यूस्ड एनर्जी का जो रिफ्लेक्टेंस है उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। और ये जो एनर्जी चाहे सेंसर जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा है और चाहे हमें सूर्य से मिल रही है, ये हमें एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में प्राप्त होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और या फिर इसको बहुत पॉपुलर जो नाम दिया गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम जो है इसको दिया जाता है। तो इस एनर्जी को यदि हम समझें तो ये एनर्जी, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। येलो को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑरेंज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड माने, तो पर्पल हमारा उसका मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, यानी एक दूसरे का 90 डिग्री के एंगल पर ये होते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के रूप में ये एनर्जी जो है
वो सूर्य से पृथ्वी के धरातल तक ट्रांसमिट होती है और बाद में सेंसर तक जो है वो अर्थ सरफेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके वो फील्ड का जो पीक होती है, यानी कुछ इस प्रकार से यदि हम इसको लेकर चलें तो ये जो दो सक्सेसिव जो पीक्स होती है इनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लीनियर यूनिट में मेजर करते हैं। और बहुत पॉपुलर जो यूनिट है इसको मेजर करने की वो माइक्रोमीटर होती है। और मैथमेटिकल एक सिंबल जिसको लैम्डा कहा जाता है उसके द्वारा इस वेवलेंथ को दर्शाया जाता है। तो ये एनर्जी जो है यदि हम बात करें 1 किलोमीटर की और उसके बाद हम बात करें मीटर की, फिर हम यदि बात करें उसके में जो है वो मिलीमीटर की, सेंटीमीटर की, फिर मीटर की, मिलीमीटर की, और फिर माइक्रोमीटर की, नैनोमीटर की, एंगस्ट्रम की, तो ये बहुत सारी जो है यूनिट है इसको मेजर करने की। यानी हम यदि एक माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं तो हम स्पेशली बात करते हैं कि वो 1 किलोमीटर का जो है वो लगभग 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी 10⁻⁶ जो है यहाँ पर उसको मेजर किया जाता है। और इसके बाद यदि एक फिक्स पॉइंट हम कहीं पर जो है वो अज्यूम कर ले तो उस फिक्स पॉइंट से ये नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट टाइम में जितनी गुजरती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मानी जाती है। और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम हर्ट्ज यूनिट का यूज करते हैं और स्मॉल v जो है इसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी 1 सेकेंड में यदि ये केवल एक वेव यहाँ से गुजरती है तो ये एनर्जी 1 हर्ट्ज जो है वो एनर्जी कहलाती है। 2 गुजर जाती हैं तो 2 हर्ट्ज हो जाती है। और यदि ये 1000 हर्ट्ज यहाँ से गुजरती है तो उस स्थिति में इसको हम 1 किलो हर्ट्ज कहते हैं। और उसके बाद यदि 1 किलो हर्ट्ज का जो है वो अगर 1000 किलो हर्ट्ज एनर्जी यहाँ से गुजरती है तो वो 1 मेगा हर्ट्ज कहलाती है। और इसी प्रकार से ये यूनिट जो है वो एक्सटेंड होती रहती है। इसके अलावा जो है यदि हम बात करें तो एक और मॉडल भी इसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे उनमें ऐसा पाया गया कि जब ये एनर्जी अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो पृथ्वी के उन ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहे हैं। तो ऐसे इस पार्ट को हम नाम देते हैं फोटोन का। और फोटोन क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि एक हमारा जो एटम है उसके न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। और जैसे ही उसका तापमान बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं और लोअर बैंड से अपर बैंड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यदि एक ऐसी परिस्थिति विकसित हो जाए कि उस न्यूक्लियस को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू कर दे तो ऐसे उस चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम फोटोन का नाम देते हैं। और एक फोटोन ये जो है एक कण के रूप में होता है, यानी इसको हम पार्टिकल मॉडल का भी नाम देते हैं। यानी फोटोन के केस में इसको मेजर कर सकते हैं और बहुत पॉपुलरली जो एनर्जी को मेजर किया जाता है और इसको समझने का जो मॉडल भी डेवलप किया गया है वो मॉडल बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो वेव्स है उसके रूप में इस एनर्जी को समझा जाता है। और इस डायग्राम में देखिए यदि इसी चीज़ को हम देखें तो ये डायग्राम हमें क्लियरली यहाँ पर जो है वो रेंज बताता है बेसिकली, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी सूर्य से जो एनर्जी आती है उसकी छोटी से छोटी वेवलेंथ से लेके और बड़ी से बड़ी वेवलेंथ के बीच का यदि हम एक ग्राफिकल प्लॉट तैयार करते हैं तो वो हमारा ग्राफिकल प्लॉट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यहाँ पर इस डायग्राम में यदि आप देखें तो कॉस्मिक रेज यानी 10⁻14 की यदि जो है वो बात करी जाए तो इतना जो है वो छोटी वेवलेंथ भी जो है वो सूर्य से निकलती हैं। और उसके बाद गामा रेज की बात करी जाए तो 10⁻⁻12 है। यानी अगर हम पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो है या आप राइट साइड की बात करें, पॉइंट से आप जो है वो 12 जीरो लगाने के बाद 1 लगा देते हैं तो इतना मीटर की जो यूनिट बनती है लीनियर में वो हमारी गामा रेज होती हैं। फिर एक्स रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो ये स्पेक्ट्रम का हिस्सा है ये हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा बाहर ही रोक लिया जाता है और अर्थ सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है। अर्थ सरफेस पे जो हमारे पास एनर्जी पहुँचती है
वो एनर्जी यहाँ से जो है और इस भाग तक पहुँचती है। यानी विजिबल जो पार्ट हमारा है, ये वाला जो हिस्सा है, जिसको बहुत पॉपुलरली विबग्योर के नाम से जाना और समझा जाता है। यानी विबग्योर वो इंद्रधनुष के 7 रंग जो हमें दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसमें बेसिकली मेजर जो है वो 3 डिवीजन होते हैं। इसका 0.4 से 0.5 तक का जो रेंज होती है उसको हम ब्लू बैंड कहते हैं, और 5 से 6 की जो रेंज होती है उसको हम ग्रीन बैंड कहते हैं, और 6 से 7 के बीच में यानी 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है उसको हम रेड बैंड कहते हैं। और रेड के बाद इंफ्रारेड का पोर्शन शुरू होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पृथ्वी के धरातल पे खासकर वेजिटेशन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इंफ्रारेड में हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। और शायद रिमोट सेंसिंग की ये एक एडवांटेज भी है कि आज के समय में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो इतना पॉपुलरली रिमोट सेंसिंग का प्रयोग हो रहा है वो शायद यही है कि हम जो देख पाते हैं अपनी बेयर आइज से वो केवल इस हिस्से में होने वाली घटनाएं होती हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं उस स्पेक्ट्रम में भी जो है वो घटित होती हैं जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन रिमोट सेंसिंग में उसको हम सेंस कर पाते हैं। और फिर यदि इसमें जो है हम बात करें तो 1 मिलीमीटर से लेके और 100 सेंटीमीटर तक की जो रेंज है वो माइक्रोवेव कहलाती है। माइक्रोवेव के बाद टेलीविज़न वेव्स आ जाती हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो किलोमीटर्स में पाई जाती है। इस डायग्राम में थोड़ा सा इसका हमने जो है वो एक क्लासिफिकेशन किया है। यानी यहाँ पर ये बात करी जाए तो ये सारा का सारा कॉस्मिक रेज का हिस्सा है, और एक्स रेज की बात करी जाए तो 0.0004 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ्स हैं, जो मेडिकल साइंस में जब हमारा एक्सरे किया जाता है तो वो बेसिकली इन्हीं रेज की मदद से किया जाता है। और वहाँ पर लिखा भी होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपका एक्सपोजर एक्स रेज पे आपकी बॉडी में बहुत सारा टिश्यू डैमेज जो है वो कर सकता है। कारण है कि बहुत छोटी वेवलेंथ है, और छोटी वेवलेंथ होने के कारण इसकी एनर्जी कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। और फिर 0.1 से लेके 0.3 तक यदि हम बात करें माइक्रोमीटर में तो अल्ट्रा वायलेट रेज का पोर्शन आता है, जो ओजोन लेयर हमारी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो इन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ सरफेस पे बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के उनको रोक देती है। और फिर ये 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर का हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। और फिर 1 माइक्रोमीटर तक नियर इंफ्रारेड का, और फिर जो है 10 माइक्रोमीटर तक मिडल इंफ्रारेड, और फिर 10 माइक्रोमीटर के बाद थर्मल इंफ्रारेड। यानी जो भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री केल्विन से ऊपर पाया जाता है, तो उसके सरफेस से कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम थर्मल इंफ्रारेड के रूप में सेंस कर पाते हैं। यानी जब हम अर्थ सरफेस का टेम्परेचर के केस में अध्ययन करते हैं तो हमारी रिमोट सेंसिंग थर्मल इंफ्रारेड में चली जाती है। और फिर 0.1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर की मैंने जहाँ पर बात करी थी तो माइक्रोवेव आता है, और उसके बाद 100 मीटर से जो है हमारा रेडियो या टीवी वेव, जो बेसिकली कम्युनिकेशन में जिनका प्रयोग किया जाता है, उसका पोर्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इसमें भी डायग्राम में यदि हम देखें तो देखिए इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। इस हिस्से की यदि हम बात करें और इस हिस्से की बात करें तो ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारा। यानी इसको हम अपनी आइज़ के द्वारा, जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो आइज़ होती है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिस्से में नहीं होती, और इसीलिए इस स्पेक्ट्रम के हिस्से को हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव शामिल होती हैं। और फिर हमारा होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में यदि हम बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम का ये हिस्सा है जहाँ 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर ब्लू बैंड, 5 से 6 जो है वो ग्रीन बैंड, और 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर हमारा रेड बैंड जो है वो कहलाता है। तो 2 भागों में इसको स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं।
एक हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके बाद ये एनर्जी जब वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए एटमॉस्फेयर के बाहरी हिस्से पे जो हमारा थर्मोस्फियर है वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद, क्योंकि अब से पहले थर्मोस्फियर से पहले ये एनर्जी वैक्यूम में ट्रेवल करी, इसकी जो स्पीड थी वो लाइट की स्पीड के इक्वल थी, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की जो है इसकी स्पीड होती है, इसका वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम एज इट इज़ था। लेकिन जब ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है तो जैसा कि वायुमंडल का कंपोजिशन हम समझते हैं कि थर्मोस्फियर है, फिर हमारा आइनोस्फियर है, ऊपर से नीचे अगर हम चलें आइनोस्फियर में बहुत सारी आयन पाए जाते हैं गैसेज के, जिसमें डी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है। फिर हमारा मेजोस्फियर आ जाता है जहाँ पर मीटियोराइट्स बर्न हो जाती हैं, उससे नीचे स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है जहाँ ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, और फिर हमारा ट्रोपोस्फियर आ जाता है, वो हिस्सा जहाँ पर हमारा जो वायुमंडल है उसका सबसे डेंसर पार्ट जहाँ पर पाया जाता है। तो अलग अलग लेयर और अलग अलग लेयर की डेंसिटी होने के कारण इस एटमॉस्फेयर जो है इस एनर्जी को प्रभावित करता है, और 4 तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा स्कैटरिंग और चौथा इसमें होता है एब्जॉर्प्शन। तो रिफ्रैक्शन देखिए, यदि हम जाने तो रिफ्रैक्शन बेसिकली डायरेक्शन का चेंज हो जाना होता है लाइट का, क्योंकि जब लाइट जो है वो एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी के मटेरियल में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बहुत साधारण सा इसका एक्सपेरिमेंट होता है। एक ग्लास में आपने पानी भर के रखा है, आधा पानी और आधा वो खाली है, और उसमें आप एक पेंसिल या पेन डाल देते हैं, तो आप देखते हैं कि जहाँ पर हवा थी, हवा और पानी दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। पानी हवा के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होता है, तो वो पेंसिल बिल्कुल सीधी थी, लेकिन पानी वाले हिस्से में जब उस पेंसिल को देखते हैं तो वो पेंसिल टूटी हुई और एक अलग डायरेक्शन के साथ हमें अपीयर होती है। वो बेसिकली लाइट के रिफ्रैक्शन का प्रभाव होता है, यानी उस हवा से जब वो पानी में प्रवेश करी तो उस जैसे ही मटेरियल की डेंसिटी में चेंज आया, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया, उसकी स्पीड कम होने के कारण, और वो दिशा का जो परिवर्तन होता है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारा सॉलिड मटेरियल भी पाया जाता है एरोसोल के रूप में, तो ये भी जो है वो इन वेवलेंथ्स को प्रभावित करता है, और इसके प्रभाव को हम स्कैटरिंग का नाम देते हैं। यानी जब वेवलेंथ और जो हमारे पार्टिकुलेट्स हैं एटमॉस्फेयर के, जब उनका इंटरेक्शन हो और दोनों का साइज एक समान हो, तो उस लाइट में जो चेंज आता है उसको हम मी स्कैटरिंग का नाम देते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आसमान देखिए, दिन में आप देखेंगे तो ब्लू दिखता है, और रात में अगर आप देखेंगे तो वो ब्लैक दिखाई देता है। आसमान असल में ब्लैक है, लेकिन दिन के समय में क्योंकि ब्लू वेवलेंथ हमारी स्मॉलर वेवलेंथ है, और गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन इन्हीं के साथ होता है, तो जब इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ ये इंटरेक्ट करती है तो वो जो ब्लू वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कैटर हो जाती है, और वो स्कैटर्ड लाइट जब हमारे तक पहुंचती है तो हमें वो सारी चीज़ें ब्लू कलर में, और वो आसमान का रंग जो है वो नीले रूप में हमें दिखाई देता है। फिर यदि पार्टिकल्स का साइज जो है वेवलेंथ के साइज के कंपैरिजन में इक्वल हो, सॉरी मैं थोड़ा सा शायद गलत बता गया, रिले स्कैटरिंग में पार्टिकल का साइज छोटा होता है, वेवलेंथ का बड़ा होता है। मी स्कैटरिंग में दोनों का साइज जो है वो बराबर होता है, और जब दोनों का साइज बराबर हो जाता है तो इसके द्वारा जो हमारे स्मोक है, डस्ट है, और जो ग्रीन लाइट है या रेड जो लाइट है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और सनराइज और सनसेट के समय जो आपको आसमान और चारों तरफ जो ऑरेंज कलर या रेड कलर का जो स्प्रेड दिखाई देता है वो बेसिकली मी स्कैटरिंग का इफेक्ट होता है। और फिर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, वाटर वेपर्स की, तो इनका साइज एयर, वो जो हमारा जो वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, और लगभग पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम वाटर वेपर से इंटरेक्ट करता है वो इसके द्वारा प्रभावित हो जाता है, और इसके प्रभाव के कारण पूरे स्पेक्ट्रम की स्कैटरिंग होती है। और धुंध के जब गिरती है, कोहरा जब होता है हमारे यहाँ पे, तो कोहरे के समय में बहुत सारे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये सस्पेंडेड रूप में होते हैं,
और उनके सस्पेंडेड रूप में होने के कारण जो लाइट सूर्य की प्रवेश करती है एटमॉस्फेयर में, वो लाइट जब इनसे प्रभावित होती है तो पूरा का पूरा हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो स्कैटर होता है और वो चीज़ हमें सफ़ेद रंग में यहाँ पर दिखाई देती है। तो दूसरा जो प्रभाव एटमॉस्फेयर का आता है वो प्रभाव आता है स्कैटरिंग के रूप में। फिर यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये बहुत सारी गैसेज हैं और अलग अलग जो वेवलेंथ्स हैं उनको प्रभावित करती हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड के केस में अगर हम देखें तो लगभग 4 माइक्रोमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। ऑक्सीजन के केस में देखें तो 8 माइक्रोमीटर, और ओजोन के केस में अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा जो ओजोन के द्वारा जो अल्ट्रा वायलेट रेज का जो हिस्सा है 0.1 से 0.3, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली जो इंफ्रारेड रेंज में जो स्पेक्ट्रम के रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। और हाइड्रो ऑक्साइड जो वाटर वेपर्स हैं वो भी अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 से लेके और लगभग 8 माइक्रोमीटर तक की जो वेवलेंथ्स हैं उसको ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा 2.5 से 3 के बीच की देखें तो इसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी डिपेंड करता है गैसेज के ऊपर, क्योंकि हमारी जो एनर्जी हमारे पास पहुंचती है अर्थ सरफेस में वायुमंडल में तो लगभग 25% जो यूनिट है उसका एब्जॉर्प्शन होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो वो एब्जॉर्प्शन इन गैसेज के द्वारा और अलग अलग वेवलेंथ्स का किया जाता है। और चौथा इसमें रह गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करने के बाद जब ये एनर्जी अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट्स से टकराती है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इस एनर्जी के कुछ पार्ट को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ पार्ट उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, प्रवेश भी कर जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ये डायग्राम यदि हम देखें तो वाटर के केस में यहाँ पर चीज़ें दर्शाई गई हैं। यानी ये हमारी इंसिडेंटेड लाइट है जो पूरी एनर्जी अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट पे पहुँची, पानी के धरातल पर जब ये गिरी तो कुछ एनर्जी तो इसमें ट्रांसमिट होगी और जो हमें लगभग जो है 20 से 50 मीटर की गहराई तक पानी में चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं साफ पानी में, तो वो पेनिट्रेटेड लाइट का एक जो है रिजल्ट होता है। कुछ मात्रा में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। और ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है रिमोट सेंसिंग में इसके ऊपर मेन फोकस होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी होती है। इसको यदि हम देखें तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मिरर लाइक रिफ्लेक्शन देते हैं। यानी जहाँ पर लाइट का जितनी मात्रा में इंसिडेंटेड लाइट होती है जिस डायरेक्शन में आती है लगभग उसी इतनी मात्रा में उसी दिशा में जो है इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे हमारे स्पेकुलर रिफ्लेक्टर होते हैं। जैसे मिरर के केस में यदि हम बात करें तो मिरर एक तरीके का नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर है और कुछ जो है वो नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर होते हैं। और फिर ये कुछ जो है जैसे पेड़ के केस में बात करें तो सूर्य से तो सारी एनर्जी पेड़ को मिल रही है, लेकिन पेड़ के नीचे जब छाया में हम बैठते हैं तो वहाँ पर वो गर्मी का ना होना कारण होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्टर का। यानी उस पेड़ की पत्तियों के बीच में वो लाइट जो है कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाती है और डिफ्यूज लाइट जब नीचे पहुँचती है तो उसमें एनर्जी कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता जिसके कारण वहाँ पर कम गर्मी महसूस होती है। और कुछ परफेक्ट डिफ्यूज़र होते हैं जो कंप्लीट लाइट को जो है वो डिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन रिमोट सेंसिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट असल में हमारे सेंसर के द्वारा सेंस करी जाती है और इसका दोबारा से इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। और अर्थ सरफेस से जाने वाली ये एनर्जी जब दोबारा से जो है वो इसकी यदि हम बात करें तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये रिफ्लेक्टेड लाइट असल में इन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग करने में, पहचानने में हमारी मदद करती है। आप एक पेड़ की, एक पौधे की अगर पत्तियों को देखें तो कुछ पत्तियां बहुत लस ग्रीन होती हैं, कुछ पत्तियां ऑरेंज कलर में होती हैं, कुछ जो है येलो कलर में होती है। उनके रंग में अंतर क्यों आया? कारण है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस केमिकल प्रॉपर्टी के कारण जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है।
वो जो आपको ऑरेंज दिखाई दे रही हैं उसका मतलब ये है कि ग्रीन और रेड दोनों में रिफ्लेक्शन हो रहा है। येलो दिखाई दे रही है तो यहाँ पर ग्रीन में रिफ्लेक्शन है लेकिन रेड में भी रिफ्लेक्शन है, और पूरी ग्रीन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ब्लू और रेड को कंप्लीटली उसने जो है एब्जॉर्ब कर लिया और केवल ग्रीन लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, जो एक हेल्दी वेजिटेशन की निशानी होती है। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। जैसे हमारे सिग्नेचर हमें एक दूसरे से अलग करते हैं, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट का अपना जो है इस स्पेक्ट्रम में एक सिग्नेचर होता है, और वो सिग्नेचर इन ऑब्जेक्ट्स को हमें पहचानने में मददगार होता है। और जैसे यहाँ पर अगर हम जो है एक डायग्राम में देखें तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रिफ्लेक्टेड लाइट में देखिए ये ब्लू में, ग्रीन में और रेड में यहाँ पर जो है वो चीज़ दर्शाई गई है, यानी कितनी मात्रा में ब्लू का रिफ्लेक्शन है, कितनी में ग्रीन का, रेड का और इंफ्रारेड का। तो वेजिटेशन के केस में देखिए, जैसे मैंने पहले बात करी थी, इंफ्रारेड में सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए वेजिटेशन की स्टडी में इंफ्रारेड जो वेव बैंड है उसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और फिर यदि हम कुछ और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखें, जैसे बेयर सोयल का देखें, तो बेयर सोयल पे जो लाइट टकराती है वो लगभग पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में एक जैसा बिहेव करती है, ब्लू, ग्रीन, रेड, और ये कर्व जो है वो इसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसके अलावा जो है यदि हम वाटर के केस में देखें तो वाटर के केस में आप देखेंगे कि ब्लू में ज़्यादा है, ग्रीन में कम, रेड में कम और इंफ्रारेड में बिल्कुल कम है। और सैटेलाइट इमेजरी पे वाटर बॉडी आपने काले रंग में जो देखी हैं उसका कारण यही है कि यहाँ पर इंफ्रारेड में एब्जॉर्प्शन होता है कंप्लीटली। तो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हैं बेसिकली उस रिफ्लेक्टेड लाइट के, जिसके आधार पर हम जो है इन इमेजरी से इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, और एक कर्व जो है जो ड्रॉ करी जाती है उस स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के साथ, उसको हम स्पेक्ट्रल कर्व का नाम देते हैं। और इसी कर्व की मदद से जो है जब हम इमेज इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उनको अलग कर पाते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखिए इस चीज़ को देखें तो आप देखेंगे कि वो लाइट अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वायुमंडल में पहुँची तो वायुमंडल में बहुत सारी जो गैसेज है, खासकर ग्रीन हाउस गैसेज, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, वो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर ये आपको जितनी भी ये ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है उस लाइट का, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उस वेवलेंथ का जो वेवलेंथ बगैर प्रभावित हुए वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर हमारे सेंसर तक पहुंच जाती है। और रिमोट सेंसिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि हम अपने सेंसर की सेंसिटिविटी उन्हीं वेवलेंथ्स में रखें जो वेवलेंथ्स एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए ऊपर तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जब ये सेंसर के पास पहुंचती है तो सेंसर, जैसा हमने पहले बात करी, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आजकल डिजिटल का ज़माना है तो उसको एक डिजिटल नंबर में जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में हम समझेंगे, उसको सेंस करने के बाद अर्थ सरफेस पे पहुंचा देता है, जहां ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे ये डेटा रिकॉर्ड होता है और इसको इमेजरी की फॉर्म दे दी जाती है। और इसी इमेजरी को इंटरप्रेट करके बाद में एक्सपर्ट जो हैं वो एप्लीकेशन जो रिमोट सेंसिंग की है अलग अलग एरिया में, उसकी मदद से वो सारे काम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और फिर यदि देखिए वो जो सैटेलाइट है, वो हमारा जो सैटेलाइट है और हमारा जो सेंसर है, वो सेंसर किसी ना किसी एक आधार के ऊपर जो है वहाँ पर होता है। यानी सेंसर को हम हवा में ऐसे ही नहीं रख सकते, एक एनर्जी ड्रिवन व्हीकल होता है जो उसको कैरी करता है। अगर ये एनर्जी ड्रिवन व्हीकल जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है तो उसको ग्राउंड बोर्न प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगर वो हवा के कांटेक्ट में तो उसको एयरबोर्न कहते हैं, और वो अगर स्पेस में होता है तो उसको हम स्पेस बोर्न सैटेलाइट या स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं। और हमारे रिमोट सेंसिंग में सारे के सारे हमारे जो हैं वो स्पेस बोर्न सेंसर होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। अब अलग अलग ऊंचाई के ऊपर जो है ये सैटेलाइट, ये प्लेटफॉर्म जो है वो रखे जाते हैं जिनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। पहले यदि मैं बात करूं तो 500 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी के धरातल से जो
प्लेटफॉर्म्स जो हमारे सेंसर्स को कैरी करते हैं उसको हम लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। जितने भी हमारे रिसोर्स सैटेलाइट हैं, आप IRS 1A 1B 1C 1D P6 की, कार्टोसैट की, इनकी बात करें तो ये सारे के सारे हमारे लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं जो बहुत कम ऊंचाई पे होते हैं। फिर हमारे मीडियम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं 5000 से 12000 किलोमीटर। और फिर हमारे होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और जो इनसेट सीरीज़ के या GOES सीरीज़ के जो सैटेलाइट हैं, जो सैटेलाइट या फिर हम एजुसेट की बात करें तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो कम्युनिकेशन और वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हैं। और इनके केस में जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वो जियो स्टेशनरी होता है। जियो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स भी जो है इनको नाम दिया जाता है। और फिर देखिए इसमें अगर हम ये बात करें, ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं और इनको हम पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी कहते हैं क्योंकि एक पोल से दूसरे पोल पे ये चक्कर लगाते हैं। इनको हम सन सिंक्रोनस भी कहते हैं। कारण ये है कि नियर पोलर अर्थ ऑर्बिट होने के कारण जब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो हमारी अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो और हमारा जो टाइम है उस टाइम को हम लॉन्गिट्यूड के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो जैसे ही अर्थ रोटेट करती है और ये सैटेलाइट नीचे आता है, एक नया जो लॉन्गिट्यूड है वो इसके नीचे होता है और इसकी जो सेटिंग होती है वो किस हिसाब से करी जाती है कि एक ही निश्चित समय के ऊपर, जो सामान्य स्थिति में 10:30 मॉर्निंग रखा जाता है, उस स्थिति में ये हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद पोल टू पोल मूव करते हुए ये पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। सन के पोजीशन के साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसलिए इनको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का नाम भी दिया जाता है। पोल टू पोल ये मूव करते हैं इसलिए इनको पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कह देते हैं। और फिर यदि हम दूसरे सैटेलाइट जो हमारे जियो सैटेलाइट्स हैं उनकी यदि बात करें जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के साथ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। और अर्थ का भी क्योंकि रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है और अर्थ की जो स्पीड है जो अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर पर आवर जो है रिकॉर्ड करी जाती है रोटेशनल स्पीड, तो उसी स्पीड के साथ ये सैटेलाइट भी जो है अर्थ के साथ रोटेट करते हैं। और हमारा जो इक्वेटर है उस इक्वेटर पे इनकी पोजीशन होती है और उस कारण से अर्थ सरफेस के लगभग 1/3 हिस्से को ये देखने में सक्षम होते हैं। और इनकी जो पोजीशन होती है वो स्टेशनरी हो जाती है अर्थ के केस में, इसलिए इन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है। और फिर यदि हम सेंसर की बात करें, ये तो बात होगी सैटेलाइट की, उस व्हीकल की, प्लेटफॉर्म की जिसके ऊपर हमारे वो सेंसर रखे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको सेंसर कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव सेंसर वो होते हैं जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी जो सूर्य से रिसीव होती है उसको रिसीव करते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसी के आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इनको हम पैसिव सेंसर कहते हैं। और एक्टिव सेंसर वो सेंसर होते हैं जिनका अपना सोर्स ऑफ लाइट होता है, यानी वो सूर्य के ऊपर निर्भर नहीं होते, अपनी एनर्जी को वो रेडिएट करते हैं और उसी एनर्जी को सेंस करते हैं, तो इनको एक्टिव सेंसर कहते हैं। पैसिव सेंसर के केस में एक डिसएडवांटेज है कि पृथ्वी के जिस हिस्से में दिन होता है उसी समय पर, यानी वो सैटेलाइट जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहा था, जब वो साउथ से नॉर्थ जाता है तो उस अवस्था में वो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उस हिस्से में रात होती है और वो केवल नॉर्थ टू साउथ मूव करते हुए ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और एक्टिव सेंसर के केस में ये एडवांटेज भी है कि हम सन पे डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए किसी भी समय पर जो है वो जानकारी इन सेंसर्स के द्वारा कलेक्ट करी जा सकती है। पैसिव सेंसर में बात करें तो गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। एक हाथ में आप लेकर जो है गामा रेज का जो रेडिएशन होता है मिनरल के स्पेशली डिटेक्शन में इन सेंसर का यूज किया जाता है। दूसरे वीडियो कैमरा होते हैं, एरियल कैमरा हमारे हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं, यानी जिन स्कैनर्स में जो वेव बैंड है, नंबर ऑफ वेव बैंड यदि 10 या उससे कम होते हैं तो मल्टी स्पेक्ट्रल कहलाते हैं।
और 10 से यदि 1000 तक उनकी संख्या होती है तो वो हाइपर स्पेक्ट्रल कहलाते हैं, और 1000 से ज़्यादा यदि वो बैंड को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो उनको हम अल्ट्रा स्पेक्ट्रल सेंसर कहते हैं। और यदि ये सेंसर अर्थ सरफेस से जो एनर्जी का रेडिएशन होता है, जो हीट निकलती है अर्थ सरफेस से, यदि उसको ये सेंस करते हैं तो ये थर्मल स्कैनर कहलाते हैं। एक्टिव सेंसर में इमेजिंग रडार की यदि बात करी जाए, रेडियो रेंजिंग एंड डिटेक्टिंग, तो ये हमारा एक्टिव सेंसर है। इसके अलावा अगर हम सोनार की बात करें जो साउंड वेव्स के ऊपर काम करता है, और इसके अलावा लेजर स्कैनर की बात करें तो ये हमारे कुछ जो एक्टिव सेंसर हैं जो अपनी खुद की लाइट जो है एमिट करते हैं और उसी को सेंस करते हैं। ये उसके केस में एग्जाम्पल जो है इनका एक्सेप्ट करते हैं। और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स क्योंकि बहुत वाइडली जो है यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इनको यदि पढ़ें तो दो तरीके से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। एक विस्क ब्रूम होते हैं, एक पुश ब्रूम होते हैं। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी ली गई है वो ब्रूमिंग से ली गई है, यानी आपने जब ब्रूमिंग करते हुए लोगों को देखा होगा तो ब्रूमिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो वो साइड टू साइड यानी वो चल रहे हैं इस दिशा में, और ब्रूमिंग जो है वो इस दिशा में कर रहे हैं, उनको विस्किंग कहते हैं, विस्क ब्रूम। और यदि वो जिस दिशा में मूव कर रहे हैं अगर उनका विस्किंग भी उसी दिशा में होता है तो वो पुश ब्रूम स्कैनर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम विस्क ब्रूम का एग्जाम्पल देखें तो इसमें ये एक रोटेटिंग मिरर होता है और ये हमेशा विस्किंग करता है लेफ़्ट टू राइट और आगे मूव करता रहता है सैटेलाइट इस दिशा में, और ये पूरी अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन जो है विस्किंग में यानी अक्रॉस द ट्रैक जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसलिए इनको अक्रॉस ट्रैक स्कैनर का नाम भी दिया जाता है। और फिर यदि हम देखें तो ये जो केस है अलोंग ट्रैक यानी जो हमारे पुश ब्रूम स्कैनर्स हैं, यानी सैटेलाइट की मोमेंट ये है और इसी मोमेंट में ये एनर्जी को भी सेंस करते हैं। तो इसमें जो CCDs लगी होती हैं, चार्ज कपल डिवाइस, हर एक रो से एनर्जी को सेंस करने के लिए एक अलग डिवाइस इंस्टॉल कर दी जाती है जो एनेबल करती है कि वो उसी दिशा में जो है वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर पाएँ जिस दिशा में उसकी मोमेंट है। और ये स्कैनिंग क्योंकि अलोंग द ट्रैक होती है इसलिए इनको अलोंग ट्रैक स्कैनर का नाम भी दिया जाता है। और इन सेंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखें तो देखें इनको 4 श्रेणियों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्पाशियल रेजोल्यूशन, यानी अर्थ सरफेस की कितनी जो है वो स्पाशियल डिटेल वो ले सकता है। 1 मीटर के ऑब्जेक्ट दिखा सकता है, आधा सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट दिखा सकता है, 10 मीटर के, 23 सेंटीमीटर के, कितने मीटर के वो ऑब्जेक्ट दिखा सकता है, उसका स्पाशियल। स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ वेव बैंड, कितने वेव बैंड में, जो हमने स्पेक्ट्रम का हिस्सा देखा था ना, तो उस स्पेक्ट्रम के कितने हिस्से में ये जानकारी एकत्र करता है, उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन वो जो डिजिटल नंबर जो उसको दिए जा रहे थे उससे संबंधित होता है, और टेम्पोरल रेजोल्यूशन उसके टाइम के साथ जो है संबंधित होता है। जैसे स्पाशियल में यदि हम देखें तो स्मॉलर एंगुलर डिस्टेंस या लीनियर सेपरेशन, जो देखिए जैसे लिस्ट 3 के केस में 23.5 मीटर दिया गया है, तो 23.5 मीटर का जो एक पिक्सल अर्थ सरफेस पे बनता है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी को क्यूमुलेटिव रूप में ये सेंस करता है और एवरेज एनर्जी को सेंस करता है। तो उस एवरेजिंग के कारण जो अर्थ सरफेस की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती। और ETM प्लस के केस में 30 मीटर, लिस्ट 4 में 5.8 देखें तो वो पिक्सल का साइज जितना छोटा होता चला जाता है उतनी डिटेल बेहतर होती है। तो इसको हम ग्राफिकली अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए एडवांस वाइड फील्ड सेंसर है हमारे इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं, तो इसमें 56 मीटर का जो स्पाशियल रेजोल्यूशन है। आप देखेंगे कि हमें रंग तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे कौन से ऑब्जेक्ट हैं। जो एक्सपर्ट है रिमोट सेंसिंग के वो तो इस रिफ्लेक्शन से स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है और स्पेक्ट्रल जो कर्व है उसकी मदद से इन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन एक लेमैन नहीं समझ पाता है। इसी डिटेल को 30 मीटर पे देखें तो थोड़ा सा हमें जो है कुछ चीज़ें क्लियर होनी शुरू होती हैं। और फिर यदि इसी इन्फॉर्मेशन को हम 23.5 पे देखें तो जो स्पाशियल डिटेल है, फीचर्स की जो डिटेल है और क्लियर होती है। 15 मीटर पे देखिए अब थोड़ा सा हमें समझ में आना शुरू हो गया। जैसे ये कोई वेजिटेशन का एरिया है
और यहाँ पर जो है ये खेतों जैसी कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर जो है ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही है कि क्या चीज़ है। इसका रेजोल्यूशन अगर हम और बढ़ा दें 5.8 मीटर पे तो थोड़ा सा क्लियर होता है, और फिर यदि हम इसको 4 मीटर पे ले आएँ तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ़ है। ये वेजिटेशन की मैंने बात करी थी वही है, ये खेतों की बात करी थी, और ये असल में रोड है जहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट होती है। और इसको यदि आप 1 मीटर पे ले आएँ तो 1 मीटर पे लेके आने के बाद देखिए तस्वीर और क्लियर है। यानी अब जो फीचर्स के बीच में 1 मीटर की यदि दूरी है ना, तो उनको भी ये 2 फीचर के रूप में दर्शाता है, यानी 2 पेड़ हैं। अगर उन पेड़ों के बीच में आप अपनी खिड़की में खड़े हो जाएं घर की, और घर की खिड़की में खड़े होने के बाद जब आप दूर तक देखेंगे तो जो पेड़ आपके पास हैं बिल्कुल आपको एक अलग अलग पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जो आपकी आंखें दूर और दूर देखती चली जाती हैं तो आप पाएंगे कि पेड़ों का झुरमुट दिखाई दे रहा है, अलग अलग पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ उसी तरीके से स्पाशियल रेजोल्यूशन का भी रिलेशन होता है, क्योंकि अब आपके बीच आंखों की जो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो दूरी थी, अब आपकी जो आईज हैं उनको रिजोल्व नहीं कर पा रही हैं, उस डिस्टेंस को अलग नहीं कर पा रही है, इस कारण से वो आपको दोनों एक रूप में दिखाई देते हैं। और फिर यदि हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की देखिए यदि बात करें तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के केस में स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बेसिकली जैसा हमने पहले बात करी थी कि ये नंबर ऑफ वेव बैंड्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा। अब देखिए जैसे इस एग्जांपल में लैंडसेट 7 के देखिए MSS है, तो इसमें 1 2 3 4 बैंड हैं, तो इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हो गया 4। TM के केस में अगर हम देखें तो 3 3 6 और 7 बैंड हैं, तो इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हो गया 7। और ETM प्लस के केस में यदि हम देखें तो इसमें 9 बैंड हैं, यानी इसका रेजोल्यूशन हो गया 9। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का देखिए MSS के केस में देख लेते हैं, 5 से 6 ग्रीन है, 6 से 7 रेड है, 7 से 8 इंफ्रारेड है, 8 से 1.1 नियर इंफ्रारेड है। तो ये 4 यानी इन 4 अलग अलग जो वेव बैंड्स हैं हमारे, उन वेव बैंड में ये डेटा कलेक्ट करता है, तो इसको हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत डिटेल वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है, उसको आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और क्या फ़ायदा होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर 4 बैंड मैंने लिए हैं, ये पहले वाला ग्रीन बैंड है, दूसरे वाला पहले वाला ब्लू, दूसरे वाला ग्रीन, तीसरे वाला जो है रेड, और चौथे वाला जो है इंफ्रारेड का बैंड है। देखिए पहले में अगर आप देखें ब्लू बैंड में, तो इसी फीचर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पानी और वेजिटेशन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो वेजिटेशन और पानी के बीच में बिल्कुल अंतर है ग्रीन बैंड में। रेड में भी क्लियर नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड में और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाता है। पानी बिल्कुल अलग है, और जितना सफ़ेद दिखाई दे रहा है सारा का सारा वेजिटेशन है। तो इसी एडवांटेज को यूज करने के लिए जो सैटेलाइट का सेंसर होता है उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन रखा जाता है, और उसका दूसरा उद्देश्य या उसकी डिपेंडेबिलिटी भी होती है कि वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के, उसके हिसाब से उनके जो स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं उनको डिसाइड किया जाता है। और फिर जो है यदि हम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की देखिए बात करें, तो रेडियोमेट्रिक जो रेजोल्यूशन है ये बेसिकली क्या है, सेंसर की एबिलिटी होती है। यानी हमारे घर में जो है, या आप कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, कुछ थोड़ी सी कम ब्राइट हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल डल हैं। तो ब्राइटर जो चीज़ है उससे एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर आती है, जो थोड़ी सी डल है उनसे कम एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और जो बिल्कुल डल है उनसे बहुत कम एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो हमारा जो सेंसर है उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो उस लाइट का कितना डिफरेंस जो है वो सेंस कर पाता है, उसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है। इसको जनरली बिट्स में देखा जाता है। जैसे 1 बिट का अगर सैटेलाइट का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हो तो एनर्जी यदि रिफ्लेक्ट होगी तो वो वाइट दिखाएगा, और नहीं होगी तो वो ब्लैक दिखाएगा।
लेकिन पृथ्वी के धरातल पे हर एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। अब उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अंतर कैसे स्थापित करें, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो सारा वाइट हो गया। उसी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए इसका बिट जो है वो रेजोल्यूशन बढ़ा दिया जाता है। जैसे 8 बिट के केस में बात करें तो 0 से लेके 1000 वाट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैक्सिमम 1000 वाट और मिनिमम 0 वाट। और 8 बिट का यदि सैटेलाइट का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है तो उस 0 से 1000 की एनर्जी के वो 256 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और उसके आधार पर जो रेंज बनती है उस रिफ्लेक्टेंस की, उसके हिसाब से उसको वो नंबर असाइन करता है जो हमने शुरू में देखे थे। यानी जहाँ से बिल्कुल कम एनर्जी आई 0 दे दिया, ज़्यादा आई 1 दे दिया, तो ऐसे ही 256 तक नंबर, और जहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको 256 नंबर वो असाइन करता है। और पीछे वाली इमेजरी में जो वेजिटेशन को आपने बहुत ब्राइटर देखा था, वो ब्राइट दिखने का कारण यही है कि रिफ्लेक्टेंस जो है वेजिटेशन का इंफ्रारेड में सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो वाइटर टोन है वो वहाँ पर हमें अपीयर होती है, दिखाई देती है। और फिर देखिए यदि यहाँ पर जो है वो बात करी जाए तो चौथा जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है हमारा टेम्पोरल रेजोल्यूशन, टाइम के केस में। अब देखिए यहाँ पर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ रोटेट कर रही है, तो अब जब ये ब्राज़ील के ऊपर से गुजरा उसके बिल्कुल पूर्वी किनारे से, तो कितने समय बाद ये दोबारा यहाँ से गुजरता है वो उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहलाता है। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से जो हम जिसको इमेज इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं। जैसे मेथड ऑफ सर्च में कोलेटरल डेटा, उसका सहायक डेटा का प्रयोग हो सकता है। कन्वर्जेंस ऑफ एविडेंस, यानी एक चीज़ को पहचानने के लिए हम बहुत सारे जो एविडेंसीज है उनकी सहायता से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। और मल्टी स्पेक्ट्रल कॉन्सेप्ट, जैसे पीछे आपने जब स्पाशियल रेजोल्यूशन के केस में हम देख रहे थे तो देखा था कि एक वाइट बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इमेज थी, एक कलरफुल इमेज थी, तो कलरफुल में चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट थी ब्लैक एंड वाइट के, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और मल्टी कॉन्सेप्ट में हम स्पेक्ट्रल का जो रेजोल्यूशन है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू, ग्रीन, रेड और इंफ्रारेड को जब हम देख रहे थे तो हर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस अलग अलग था, तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। और फिर यदि हम बात करें इसके एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन की, तो हायर लेवल पे जो आते हैं, जैसे यदि बात करी जाए साइट की, तो एक चीज़ कहाँ पर स्थित है इसके आधार पर उसकी जो है वो लोकेशन बहुत आसानी से करी जा सकती है। एक मैं बात करता हूँ किसी एरिया में जो है वो डंपिंग साइट है। डंपिंग साइट किसकी है? जो एक्सट्रैक्शन होता है, स्टोन एक्सट्रैक्शन, उसका जो वेस्ट होता है उसको हम डंप करते हैं, और ऊपर के एरिया से यदि पहाड़ी से उसको डंप करते हैं तो उसकी भी एक जो है वो शेप बन जाती है, और वैसी एक शेप जो है अलुवियल फैन की होती है। तो दोनों की शेप एक समान है, अंतर कैसे करेंगे? साइट के आधार पर। साइट मतलब उसकी लोकेशन। अगर वहाँ से कोई नदी जो है वो पहाड़ के एरिया से नीचे आ रही है तो अलुवियल फैन का निर्माण होगा, और आसपास यदि आपको माइनिंग साइट दिखाई दे रही है तो वहाँ पर वो माइनिंग डंप हो सकता है। सिचुएशन ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर चीज़ों को दर्शाता है। एसोसिएशन बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न हमारा होता है, कई सारे ऑब्जेक्ट, जैसे आप जो है सेक्टर की गलियां देखें और आप अपनी कॉलोनी की गलियां देखें, गूगल अर्थ खोल के सिंपली आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जहां पर जो गलियां हैं वो बिल्कुल एक 90 डिग्री एंगल के साथ ड्रॉ करी गई हैं। हम उसको प्लान्ड एरिया कहते हैं, जिसको सेक्टर कहा जाता है। और हम अपनी कॉलोनी में देख रहे हैं गलियों का कोई पैटर्न ही नहीं है, तो वो अनप्लान्ड एरिया होता है। तो इसके अलावा शेडो है, हाइटेड फीचर को दर्शाती है, हाइट, डेप्थ है, वॉल्यूम है, स्लोप है, आस्पेक्ट है। और साइज़ की यदि हम बात करें तो साइज़ के आधार पर, शेप के आधार पर भी चीज़ों को, टेक्सचर के आधार पर, जैसे फॉरेस्ट होता है और एक हमारी सोशल फॉरेस्ट्री है, यानी जब इंसान पेड़ लगाता है तो वो उन पेड़ों के बीच में इक्वल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करता है, और यानी पेड़ और उसके बीच में जो खाली जगह है वो आपको दिखाई देती है, तो एक पैटर्न, एक टेक्सचर डेवलप होता है। वो टेक्सचर वेजिटेशन का आपको दर्शाता है सोशल फॉरेस्ट्री।
और प्रकृति जब पेड़ उगाती है तो कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करती, तो वो टेक्सचर आपको जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसका इंडिकेटर होता है। शेप की बात करी जाए तो जैसे रिवर का जो है वो मियांडरिंग शेप होती है, या फिर हम जो है स्टेडियम की बात करें ओवल शेप होती है, और उसी स्टेडियम में यदि हम जो है स्विमिंग पूल की बात करें तो उसकी सर्कुलर शेप, और या फिर जो है उसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो ये भी कई सारी चीज़ों को पहचानने में हमारे लिए मददगार होता है। और फिर इसके अलावा लोकेशन टोन है। टोन के केस में, कलर के केस में हमने देख लिया वेजिटेशन लाल दिखाई दे रही थी, जो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया था वो थोड़ा सा ग्रीनिश था या ऑरेंज कलर में था। तो ये टोन के आधार पर भी, कलर के आधार पर भी चीज़ों को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और इसका भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो जो है, अगर इसको डिटेल से समझना है तो आप यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। और अब अगर थोड़ी सी हम हाईलाइट देखें अपने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल्स की। तो इस श्रेणी में हमारा जो सबसे पहला लॉन्च व्हीकल है, जो हमारा साउंडिंग रॉकेट 1972 में इसरो ने इसको बनाया था। और उसके बाद हम एसएलवी की बात करें, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमारा एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, फिर हमारा पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, और फिर हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया। तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो श्रीहरिकोटा से इन सैटेलाइट्स को ले जाकर लो अर्थ ऑर्बिट या जो जियो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में इनको प्लेस करते हैं। और फिर देखिए अगर हम बात करें अपनी इनसेट फैमिली की, तो एप्पल पहला जो है वो इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक ट्रायल था जिसको लॉन्च किया था। और उसके बाद से इनसेट 1 है, इनसेट 2 है, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B और 3D है, एजुसेट है। तो ये हमारे बेसिकली वो सैटेलाइट्स हैं। अभी अभी रिसेंट की यदि बात करी जाए तो अम्फान साइक्लोन था बे ऑफ बंगाल में, और निसर्ग साइक्लोन अभी बॉम्बे के एरिया में आया था। तो वो आप देख रहे थे कि जो मीटियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो आपको पल पल की अपडेट दे रहा था कि ये जो साइक्लोन है वो किस हिस्से में जाकर जो है वो टकराएगा। तो वो सारी की सारी देन इन इनसेट सीरीज के सैटेलाइट के, जो हमारे वेदर सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। आप फ़ोन पे बात करते हैं, मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप यूट्यूब देखते हैं या बाकी चीज़ें सर्च करते हैं, इंटरनेट की मदद लेते हैं, आप फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो सारा का सारा जो देन है वो हमारी इंडिया की ये फैमिली है, हमारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं हमारे। और इनमें देखिए एजुसेट की बात करी जाए, कम्युनिकेशन में है, सर्किट की बात हो रही है, मोबाइल की बात है, मीटरोलॉजिकल डेटा की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, तो और नेविगेशन की भी जो है इवन बात है कि आप गूगल अर्थ पे बहुत जो है वो पॉपुलरली सर्च करते हैं। आपको कहीं जाना है तो रोड का नहीं पता, आप पूछना जो है वाजिब नहीं समझते हैं, तो आप गूगल कर लेते हैं, तो और गूगल मैप आपको वो रास्ता दिखा देता है। तो वो नेविगेशन भी जो है इन्हीं सेटेलाइट की मदद से हम कर पाते हैं। और ये एजुसेट ने, जिसने जो है वो भारत के बहुत दूर दराज के हिस्सों को भी जोड़ने में, और वो एक्सपर्ट जो अपने फील्ड के बहुत ज़्यादा माहिर लोग थे और उन एरिया में नहीं जा पाते थे, लेकिन एजुसेट की मदद से वो लोग भी जो है जा पा रहे हैं। और वर्तमान में कोरोना पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारा वेबिनार का, ऑनलाइन लेक्चर्स का जो दौर चला हुआ है, वो भी सारा का सारा हमारा इन्हीं टेली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इन्हीं की मदद से हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और ये हमारे रिसोर्स सैटेलाइट हैं जो लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं। 1979 में भास्करा से हमने शुरुआत करी थी, एक ट्रायल था हमारा। 1982 में जो है वो RS-D1 लॉन्च हुआ। 88 में IRS-1A 1B पहला इंडिया का ऑपरेशनल सैटेलाइट था जिसने अर्थ सरफेस की मैपिंग से संबंधित डेटा प्रोवाइड किया। फिर जो है IRS-P2 सैटेलाइट की बात करें 1994 में, फिर हम P3 की बात करें जो बेसिकली मोस था, जो ओशियन मॉनिटरिंग के लिए था 1996 में। फिर 95 में IRS-1C लॉन्च किया गया, 1D 97 में लॉन्च किया गया। फिर इनसेट सीरीज आई, और फिर IRS-P4 जो ओशियन से, इंडियन ओशियन में जो घटने वाली जो घटनाएं हैं, वहाँ पर समुद्र में क्या रिसोर्स है, पानी का कंपोजिशन कैसा है, उतार चढ़ाव है, वो सारा का सारा ये IRS-P4 सैटेलाइट है। और 2003 में फिर रिसोर्स सेट सैटेलाइट 1 आ गया जिसको P6 कहा जाता है IRS। और फिर कार्टोसेट हमारा आ गया, जो पहला कार्टोसेट जिसकी मदद से
हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार कर पाते थे। स्टीरियो इमेज ये प्रोवाइड करता था। और फिर कार्टोसैट 2 आ गया 2007 में, और उसके बाद से भी जो है वो कुछ और सैटेलाइट कार्टोसैट 2A 2B भी जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। और इसके अलावा जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थ सरफेस के साथ साथ अर्थ सरफेस से दूर भी गया है। और हमारा बहुत सक्सेसफुल जो मिशन था चंद्रयान 1, वो हमने जो है लॉन्च किया। और चंद्रमा से संबंधित जो है, जैसे ये तस्वीर की बात करी जाए, क्रेटर और बहुत सारी जो मैपिंग थी वो हम कर पाए। और चंद्रयान 2 भी जो है हमने लॉन्च किया। और हमारी कोशिश थी कि जहां दुनिया बाकी नहीं पहुंच पाई वहां हम पहुंच पाएँ। और हालांकि जो है वो रोवर जो हमारा विक्रम था वो लैंड नहीं कर पाया सक्सेसफुली। और कारण ये यही था कि हम उसको जहाँ पर भेजना चाह रहे थे, हम उसको इस यहाँ पर उतारना चाह रहे थे अपर पार्ट में, लेकिन वो बाई फॉल्ट जो है वो इस किसी क्रेटर में जो है वो गिर गया। और क्रेटर में गिरने के कारण जो कम्युनिकेशन था वो उसके साथ हमारा ब्रेक हो गया। वो भी हमारा सक्सेसफुल मिशन था। आज भी चंद्रयान 2 चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। और फिर हमारा मार्स ऑर्बिटिंग मिशन मॉम, जिसको जो है नाम दिया गया था, 2013 में 5 नवंबर को लॉन्च किया गया। और 2014 में ये मार्स के ऊपर जो है वो पहुंच गया। और वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है इमेज, और आज अगर आप गूगल अर्थ को इंस्टॉल करें तो वहाँ पर मार्स का अलग से कॉलम जो है आपको दिखाई देता है, जहाँ मार्स से रिलेटेड जो इमेजेस हैं और उनको जो के आधार पर मार्स का जो सरफेस है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। तो उसमें भी जो है हमारे मार्स ऑर्बिटिंग मिशन का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल रहा है। और कुछ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग की देखिए यदि बात करी जाए तो पैसिव रिमोट सेंसिंग, ये रिमोट सेंसिंग 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर, और उसके अलावा जो है 3 से लेकर 30 सेंटीमीटर, 3 माइक्रोमीटर से 30 सेंटीमीटर, और इनके वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर विजिबल और इंफ्रारेड में, यानी सूर्य जिसमें एनर्जी का प्रधान सोर्स होता है, पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग वो सैटेलाइट, वो सेंसर जिनका अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, रडार और लिडार के केस में जो है हम बात करें। और इसके अलावा यदि हम रिमोट सेंसिंग ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग करते हैं, यानी इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड में थर्मल का हिस्सा छोड़ दें, और विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो एक तरीके से पैसिव रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग कहलाता है। माइक्रोवेव, जहां माइक्रोवेव के हिस्से में यहाँ पर पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के सेंसर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेंसर जो है वो एक्टिव सेंसर हैं जो अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी रखते हैं, तो वो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और थर्मल हिस्से में जो 8 से लेकर 14 माइक्रोमीटर का हिस्सा है, जहाँ पर अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट एनर्जी का एमिशन करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम उसकी रिमोट सेंसिंग करते हैं तो वो थर्मल रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और फिर यदि हम इसी केस में देखिए, यदि बात करें रिसोर्स सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, और ये रिमोट सेंसिंग का भी एक हिस्सा हो सकता है। रिसोर्स रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, रिसोर्स मैपिंग के लिए जो सैटेलाइट यूज़ होते हैं। ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ओशियन के एरिया के लिए। वेदर सैटेलाइट्स जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी जियो स्टेशनरी हैं। और फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स की यदि बात करी जाए, इंडिया ने भी जो है वो IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और अपने इंडिया और इसके आसपास के रीजन में जो बहुत जल्दी ही नेविगेशन से संबंधित जो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। आप गूगल मैप ऑन करते हैं तो गूगल मैप पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अमेरिका का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो नेविगेशन का उसके आधार पर मिलती है, और उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। और अपना जब सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आ जाएगा तो ये एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी। तो ये उन सभी साथियों के लिए जो रिमोट सेंसिंग को के अलग अलग वीडियो जो है वो नहीं देखना चाहते और एक बार में उस रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा हमारा जो है उन लोगों के लिए है। तो बाकी अभी मेरे साथियों से फिर से गुजारिश रहेगी कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है, अगर सब्सक्राइब्ड लिखा आता है दैट मीन्स यू हैव सब्सक्राइब, और नहीं दबाया है तो वो ज़रूर दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़िए और हमारी मदद भी करिए। इसको और वाइडर लेवल पे जो है आप शेयर करिए अपने बाकी साथियों के साथ और दोस्तों के साथ भी, क्योंकि वो लोग भी जो है वो हमारे साथ जुड़ जाएं।
और आप सभी के इस प्यार के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।